नमस्कार। स्वागत है आपका विकास जाजीम शो में। आज हम राजस्थान राज्य राजनीति के एक महत्वपूर्ण विषय को बहुत आसान भाषा में समझने जा रहे हैं। आज हम राजस्थान के एक ऐसे नेता की बात कर रहे हैं जिनका योगदान राज्य की नींव में है, टीकाराम पालीवाल जी। उस दौर की कल्पना करना भी मुश्किल है जब राजस्थान रियासतों में बटा हुआ था। बिल्कुल। हर तरफ राजे रजवाड़े और जागीरदार थे। ऐसे में उनकी कहानी को समझने के लिए सबसे पहले उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि और शुरुआती जीवन को समझना जरूरी हो जाता है। बिल्कुल, और यही उनकी कहानी का सबसे, आप कह सकते हैं, दिलचस्प पहलू है। टीकाराम पालीवाल जी का जन्म एक बहुत ही साधारण किसान परिवार में हुआ था। अच्छा। इसको समझना बहुत जरूरी है कि उस दौर में जब राजनीति में ज्यादातर शाही परिवारों या बड़े जमींदारों का दबदबा था, एक किसान परिवार से निकलकर राजनीति में जगह बनाना बहुत बड़ी बात रही होगी। अपने आप में एक बहुत बड़ी, लगभग असंभव सी बात थी। आर्थिक रूप से परिवार बहुत संपन्न नहीं था, एक सामान्य ग्रामीण जीवन था। लेकिन उनके परिवार में दो चीजें बहुत गहरी थीं। एक तो राष्ट्रीयता, मतलब देश के प्रति गहरा प्रेम, और दूसरा समाज सेवा की भावना। जी। ये वो मूल्य थे जो उन्हें विरासत में मिले, और यही पारिवारिक संस्कार आगे चलकर उनके राजनैतिक विचारों की मजबूत नींव बने। और ये भी जिक्र मिलता है कि सार्वजनिक कार्यों में उनकी रुचि बचपन से ही थी। तो क्या ये सिर्फ एक शौक था या इसके पीछे कोई गहरी सोच थी जो उनके छात्र जीवन में और विकसित हुई? नहीं, ये सिर्फ शौक नहीं था, ये उनके व्यक्तित्व का एक हिस्सा था। छात्र जीवन में वो बहुत सक्रिय थे। जैसे कि स्कूल कॉलेज में होने वाली वाद विवाद प्रतियोगिताओं में वो हमेशा हिस्सा लेते थे, देशभक्ति के गीत गाते थे, और कहीं भी स्वयं सेवा का काम हो वो सबसे आगे रहते थे। ये गतिविधियां एक तरह से उनके अंदर के नेता को तैयार कर रही थी। फिर जब उन्होंने कानून की पढ़ाई यानी LLB की, तो ये उनके जीवन का एक बड़ा मोड़ साबित हुआ। अच्छा। इस पढ़ाई ने उन्हें सिर्फ डिग्री नहीं दी, बल्कि सामाजिक न्याय, किसानों के कानूनी अधिकार और सरकार की प्रशासनिक संरचना की एक गहरी, एक तकनीकी समझ दी। सही बात है। अब वो सिर्फ भावनाओं से नहीं, बल्कि तर्क और कानून की ताकत से राजनीति को देख रहे थे। और इसी नई समझ के साथ उन्होंने युवाओं को इकट्ठा करना शुरू किया और उनमें राष्ट्रवाद और लोकतांत्रिक अधिकारों के बारे में जागरूकता फैलाई। अब हम अगले भाग पर आते हैं, जिसका नाम है प्रजामंडल आंदोलन में गहरी भूमिका। तो कानून की इस समझ ने उन्हें प्रजामंडल आंदोलन में जरूर एक अहम भूमिका दी होगी। उस समय जयपुर रियासत में उनकी क्या भूमिका थी जब आंदोलन जोर पकड़ रहा था? बिल्कुल, उस समय जयपुर रियासत की नीतियां पूरी तरह से सामंती थीं। इसका क्या मतलब है आसान भाषा में? मतलब ये कि नीतियां आम जनता के हित में नहीं, बल्कि राजा और उनके जागीरदारों के फायदे के लिए बनाई जाती थीं। टीकाराम पालीवाल जी ने इन जन विरोधी नीतियों का जबरदस्त विरोध किया। वो उन नेताओं की पहली कतार में थे जो रियासत में एक जवाबदेह सरकार की मांग कर रहे थे। जवाबदेह सरकार? जी, इस शब्द का मतलब समझना बहुत जरूरी है। जवाबदेह सरकार यानी ऐसी सरकार जो अपने हर फैसले के लिए, हर खर्च के लिए जनता के प्रति जवाबदेह हो, न कि सिर्फ राजा के प्रति। ये तो उस समय में एक क्रांतिकारी विचार रहा होगा। बिल्कुल, क्योंकि तब तक तो राजा का आदेश ही कानून माना जाता था। इसका मतलब ये है कि वो सिर्फ मौजूदा व्यवस्था का विरोध नहीं कर रहे थे, बल्कि एक वैकल्पिक, एक बेहतर लोकतांत्रिक व्यवस्था का पूरा खाका भी पेश कर रहे थे। एकदम सही। और यही बात उन्हें सिर्फ एक आंदोलनकारी से अलग करके एक भविष्यदृष्टा राजनेता बनाती थी। अच्छा। जयपुर प्रजामंडल जो भी प्रस्ताव तैयार करता था, चाहे वो किसानों पर लगने वाले भारी लगान से जुड़ा हो या आम नागरिकों के अधिकारों से, उन प्रस्तावों का ड्राफ्ट बनाने में उनकी केंद्रीय भूमिका होती थी। तो उनकी सोच बहुत स्पष्ट थी। बहुत स्पष्ट थी। और सबसे बड़ी बात, वो सिर्फ जयपुर शहर की राजनीति तक सीमित नहीं रहे। उन्होंने गांव-गांव जाकर किसानों, छोटे व्यापारियों और युवाओं को इस आंदोलन का मतलब समझाया और उन्हें इससे जोड़ा। मतलब जमीनी स्तर पर काम किया। जी, ये उनका जमीनी स्तर पर किया गया बहुत महत्वपूर्ण काम था, क्योंकि इसी से आंदोलन को जनता की असली ताकत मिली। अब हम अगले भाग पर आते हैं, जिसका नाम है 1942-1944 भूमिगत आंदोलन। और जब एक नेता का जमीन पर इतना प्रभाव बढ़ जाता है तो जाहिर सत्ता की नजर उस पर पड़ती है। 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन तो पूरे देश के लिए एक तूफान जैसा था। जी बिल्कुल। इस राष्ट्रीय तूफान के बीच पालीवाल जी की गतिविधियां क्या थीं? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जब अंग्रेजी हुकूमत ने दमन का चक्र बहुत तेज कर दिया और बड़े बड़े नेताओं को जेल में डालना शुरू किया,
तो पुलिस टीकाराम पालीवाल जी को भी गिरफ्तार करना चाहती थी। गिरफ्तारी से बचने के लिए वो भूमिगत हो गए, यानी छिपकर काम करने लगे। ये तो बहुत मुश्किल रहा होगा। जी, ये कोई आसान काम नहीं था। इसका मतलब था परिवार से दूर रहना, अपनी पहचान छिपा कर रहना। वो लगातार अपनी जगह बदलते रहते थे, कभी किसी दूर दराज के गांव में तो कभी किसी छोटे शहर में, ताकि पुलिस की पकड़ में ना आए। बिल्कुल। और इस मुश्किल दौर में भी उन्होंने काम बंद नहीं किया। वो गुप्त रूप से अंग्रेजी प्रशासन के खिलाफ पर्चे छपवाते, घोषणाएं लिखते और अपने संगठन को चलाने के लिए गुप्त निर्देश भेजते रहते थे। तो इस तरह छिपकर काम करने का, इस भूमिगत गतिविधि का उनके राजनीतिक कद पर क्या असर हुआ? क्या इससे वो लोगों की नजरों से दूर हो गए और ज्यादा लोकप्रिय हुए? इसका बहुत बड़ा और यूं कहिए सकारात्मक असर हुआ। इस दौर ने उनकी छवि को और मजबूत किया। अच्छा। पूरे राजपूताना क्षेत्र में, यानी आज के राजस्थान में, उनका नाम बहुत प्रसिद्ध हो गया। लोग उन्हें एक साहसी और समर्पित स्वतंत्रता सेनानी के रूप में जानने लगे। एक ऐसा सेनानी जो अपनी जान की परवाह नहीं करता। हाँ, जो अपनी जान की परवाह किए बिना देश की आजादी के लिए लड़ रहा था। अंग्रेजों का डर उन पर हावी नहीं हो पाया। तो इस भूमिगत दौर ने उन्हें एक संघर्षशील जननेता के रूप में स्थापित कर दिया, जिनकी इज्जत हर वर्ग के लोग करते थे। अब हम अगले भाग पर आते हैं, जिसका नाम है विधान निर्माण में योगदान। तो आज़ादी मिली, रियासतें एक हुईं और राजस्थान बना। अब इस नए राज्य को चलाने के लिए नए कानूनों की जरूरत थी। बिल्कुल। तो कानून निर्माण में, यानी विधान निर्माण में उनका क्या योगदान रहा? 1952 में जब राजस्थान की पहली निर्वाचित विधानसभा की बैठक हुई, तो ये एक ऐतिहासिक क्षण था। बिल्कुल, एक नए लोकतांत्रिक युग की शुरुआत। जी, उसी पहली विधानसभा में पालीवाल जी ने बहुत सक्रिय भूमिका निभाई। वो उन शुरुआती नेताओं में से थे जिन्होंने सिर्फ राजनीतिक भाषण नहीं दिए, बल्कि कानून बनाने की प्रक्रिया, प्रशासनिक पारदर्शिता और स्थानीय स्वशासन जैसे गंभीर विषयों पर विधानसभा में सबसे ज्यादा और सबसे सार्थक भाषण दिए। प्रशासनिक पारदर्शिता से क्या मतलब है? इसका मतलब है सरकार के काम में खुलापन, ताकि जनता को पता चले कि सरकार क्या कर रही है और कैसे कर रही है। वो इस विचार के प्रबल समर्थक थे। और पंचायती राज को लेकर उनके क्या विचार थे? ये तो आज भी राजस्थान की राजनीति का एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है। हाँ, बिल्कुल है। पंचायती राज का जो ढांचा आज हम देखते हैं, जिसमें गांव की अपनी सरकार होती और है, विकास के अधिकार मिलते हैं। जी, उसकी शुरुआती रूपरेखा बनाने में उनके विचारों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान था। वो हमेशा से सत्ता के विकेंद्रीकरण के पक्षधर थे। उनका साफ मानना था कि असली लोकतंत्र तभी आएगा जब सत्ता जयपुर या दिल्ली के सचिवालय में केंद्रित न रहकर गांव की चौपाल तक पहुंचेगी। और यह सोच उनकी जमीनी राजनीति की ही देन थी। अब हम अगले भाग पर आते हैं, जिसका नाम है मुख्यमंत्री रहते हुए लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय। इसी अनुभव और लोकप्रियता के दम पर टीकाराम पालीवाल जी राजस्थान के पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री भी बने। हालांकि उनका कार्यकाल बहुत लंबा नहीं था, सिर्फ कुछ महीने। जी, तो इतने कम समय में कोई भी नेता क्या बड़े फैसले ले सकता है? आपका सवाल बहुत वाजिब है। और देखिए, उनका कार्यकाल भले ही छोटा था, लेकिन उन्होंने कुछ ऐसे बुनियादी और महत्वपूर्ण काम किए जिनकी नींव पर आज का राजस्थान खड़ा है। जैसे? इसे ऐसे समझिए, जैसे कोई बड़ी इमारत बनाने से पहले उसकी नींव भरी जाती है, उनका काम वैसा ही था। अच्छा। पहला, उस समय राजस्थान एक नया राज्य था जो कई छोटी बड़ी रियासतों को मिलाकर बना था। और हर रियासत के अपने अलग नियम थे। जी, हर रियासत का अपना अलग प्रशासन, अपने अलग नियम कानून थे। उन्होंने इन सबको मिलाकर राज्य की एक एकीकृत प्रशासनिक मशीनरी को व्यवस्थित करने का काम शुरू किया, जो उस समय की सबसे बड़ी और मुश्किल चुनौती थी। और इसी से जुड़ा हुआ दूसरा बिंदु है विभागों की संरचना और सचिवालय व्यवस्था। बिल्कुल, उन्होंने सरकारी विभागों की संरचना तय की, मतलब कौन सा विभाग क्या काम करेगा, मंत्रियों के बीच कामों का बंटवारा कैसे होगा, और एक केंद्रीय सचिवालय व्यवस्था की शुरुआती नींव रखी। जो किसी भी नई सरकार के लिए सबसे जरूरी काम होता है। सबसे जरूरी काम। तीसरा, उन्होंने अपने क्षेत्र माहुआ दौसा में सड़क, शिक्षा और कृषि से जुड़े छोटे लेकिन बहुत प्रभावी विकास कार्य करवाए। इससे पता चलता है कि वो बड़े नीतिगत फैसलों के साथ साथ जमीनी विकास को भी बराबर महत्व देते थे। और चौथा बिंदु सरकारी समितियों के बारे में है, जिसकी प्रासंगिकता तो आज भी बहुत ज्यादा है। जी, ये चौथा बिंदु उनके दूरदर्शी होने का प्रमाण है। उन्होंने सहकारी समितियों को कानूनी दर्जा देने की दिशा में जो शुरुआती कागजी कार्रवाई होती है, जिसे हम फाइल वर्क कहते हैं,
उसकी शुरुआत उन्होंने ही की। अच्छा। वो जानते थे कि राजस्थान जैसे कृषि प्रधान राज्य में किसानों को बिचौलियों से बचाने और उनकी आर्थिक तरक्की के लिए सहकारिता एक मजबूत हथियार बन सकती है। और इसी नींव पर आगे चलकर राजस्थान में सहकारी आंदोलन इतना मजबूत हुआ। अब हम अगले भाग पर आते हैं, जिसका नाम है उप मुख्यमंत्री के रूप में प्रशासनिक भूमिका। वो मुख्यमंत्री के बाद उप मुख्यमंत्री भी बने। एक दिलचस्प राजनीतिक घटनाक्रम है। इस पद पर रहते हुए उनकी क्या भूमिका थी? उप मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने तत्कालीन मुख्यमंत्री जयनारायण व्यास जी के साथ मिलकर राजस्थान की एकीकृत प्रशासनिक प्रणाली को और मजबूत बनाने में सहयोग किया। इसका मतलब? इसका मतलब है कि पूरे राजस्थान में, चाहे वो मेवाड़ हो, मारवाड़ हो या ढूंढाड़, प्रशासन का एक जैसा सिस्टम बनाने में उन्होंने मदद की, ताकि नियमों को लेकर कोई भ्रम न रहे और शासन चलाना आसान हो। तो एक सहयोगी की बेहतरीन भूमिका निभाई उन्होंने। बिल्कुल, उन्होंने सत्ता में रहते हुए एक सहयोगी की बेहतरीन भूमिका निभाई। और जब बात बजट और कानूनों की आती थी तो विधानसभा में उनका क्या रुख रहता था? जब भी विधानसभा में बजट पर चर्चा होती थी तो उनका एक ही स्टैंड होता था। किसानों, सहकारी समितियों और पंचायती संस्थानों को ज्यादा से ज्यादा अधिकार और पैसा दिया जाए। वो हमेशा कहते थे कि राज्य का असली विकास शहरों की सड़कों से नहीं, बल्कि गांवों की गलियों और खेतों से शुरू होता है। सही बात है। इसके अलावा भूमि सुधार कानूनों पर जो उच्च स्तरीय चर्चाएं होती थी, मतलब जमींदारी प्रथा को खत्म करने वाले कानून, उनमें भी वो सक्रिय रूप से भाग लेते थे और हमेशा किसानों के पक्ष में अपनी बात रखते थे। अब हम अगले भाग पर आते हैं, जिसका नाम है संसद, राज्यसभा प्लस लोकसभा में कार्य। पालीवाल जी का अनुभव सिर्फ राजस्थान की विधानसभा तक ही सीमित नहीं था। उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर भी दिल्ली में काम किया। संसद में उनके काम के बारे में बताइए। जी, ये उनके राजनीतिक जीवन का एक और महत्वपूर्ण पहलू है जो ये दिखाता है कि उनका कद कितना बड़ा था। वो राज्यसभा और लोकसभा दोनों सदनों के सदस्य रहे। पहले राज्यसभा की बात करते हैं। जी, राज्यसभा में वो 1962 से 1967 तक सदस्य रहे। राज्यसभा को राज्यों की परिषद भी कहते हैं और उन्होंने यहाँ राजस्थान की आवाज को बखूबी बुलंद किया। अच्छा। उनके ज्यादातर भाषण कृषि, सिंचाई और ग्रामीण विकास जैसे विषयों पर केंद्रित होते थे। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्होंने राजस्थान की पेयजल समस्या, जो आज भी एक बड़ा मुद्दा है, हाँ, खास तौर पर ढूंढाड़ क्षेत्र यानी जयपुर और आसपास के इलाके के पानी की कमी के मुद्दे को पहली बार राष्ट्रीय मंच पर बहुत प्रभावी ढंग से उठाया। उन्होंने दिल्ली में बैठे नीति निर्माताओं को समझाया कि राजस्थान के लिए पानी कितना बड़ा और जीवन मरण का मुद्दा है। और लोकसभा में उनका कार्यकाल कैसा रहा? वहां तो वो सीधे जनता के प्रतिनिधि थे। लोकसभा में वो 1967 से 1971 तक सदस्य रहे। यहाँ रहते हुए उन्होंने अपने संसदीय क्षेत्र टोंक, सवाई माधोपुर के विकास के लिए जोरदार मांगे रखीं। उन्होंने क्षेत्र के लिए नई रेल लाइनों और सिंचाई परियोजनाओं के ठोस प्रस्ताव रखे। वो सिर्फ भाषण नहीं देते थे, बल्कि पूरी तैयारी के साथ अपनी बात रखते थे। बिल्कुल। साथ ही उन्होंने चंबल घाटी परियोजनाओं के लिए, जिससे राजस्थान और मध्य प्रदेश दोनों राज्यों को फायदा होता, विशेष फंड देने का प्रस्ताव भी संसद में रखा था। इससे पता चलता है कि उनकी सोच क्षेत्रीय विकास के साथ साथ अंतर्राज्यीय सहयोग की भी थी। अब हम अगले भाग पर आते हैं, जिसका नाम है व्यक्तित्व। हमने उनके काम के बारे में तो बहुत बात की, लेकिन एक इंसान और एक नेता के रूप में उनका व्यक्तित्व कैसा था? उनका व्यक्तित्व बहुत प्रभावशाली और प्रेरणादायक था। स्वभाव से वो बहुत विनम्र और सादा जीवन जीने वाले व्यक्ति थे। अच्छा। मुख्यमंत्री रहते हुए भी उनके रहन सहन में कोई बदलाव नहीं आया, लेकिन जब सिद्धांतों की या निर्णय लेने की बात आती थी तो वो चट्टान की तरह दृढ़ रहते थे। मतलब विनम्रता और दृढ़ता का एक संतुलन था। बिल्कुल, एक अनूठा संतुलन था जो बहुत कम नेताओं में देखने को मिलता है। आज की राजनीति में तो हम देखते हैं कि नेताओं के बीच कितनी कड़वाहट होती है। उस दौर में पालीवाल जी का अपने राजनीतिक विरोधियों से कैसा बर्ताव था? और यही उनकी सबसे बड़ी खासियत थी और आज के नेताओं के लिए एक बहुत बड़ी सीख भी है। राजनीतिक तौर पर मतभेद होने के बावजूद वो अपने विरोधियों से भी व्यक्तिगत स्तर पर बहुत अच्छे और मधुर संबंध बनाकर रखते थे। अच्छा। होती है जो मंत्री और मुख्यमंत्री जैसे ऊंचे पदों पर रहते हुए भी निजी लाभ या भ्रष्टाचार से पूरी तरह दूर रहे। उनका जीवन एक खुली किताब की तरह था।
अब हम अगले भाग पर आते हैं जिसका नाम है महुआ क्षेत्र में योगदान लोकप्रियता का कारण। कोई भी नेता अपने घर में अपने क्षेत्र में कितना लोकप्रिय है, इससे उसका असली कद पता चलता है। तो अपने क्षेत्र महुआ में वो इतने लोकप्रिय क्यों थे? वहां उनके क्या खास योगदान थे? महुआ क्षेत्र में उनकी लोकप्रियता का कारण सिर्फ भाषण या वादे नहीं थे, बल्कि वहां किया गया ठोस जमीनी काम था जो आज भी दिखाई देता है। जैसे कि उन्होंने कई स्कूलों और कॉलेजों की स्थापना करवाई, क्योंकि वो शिक्षा को विकास की पहली और सबसे जरूरी सीढ़ी मानते थे। उन्होंने कृषि मंडियों के विकास में मदद की ताकि किसानों को उनकी उपज का सही दाम मिले और वो बिचौलियों के शोषण से बच सकें। और सड़कों का भी विस्तार करवाया? जी, उन्होंने गांवों को मुख्य सड़कों से जोड़ने वाली सड़कों का तेजी से विस्तार करवाया। उन्होंने पशुपालकों की आय बढ़ाने के लिए सहकारी दुग्ध समितियों की स्थापना की, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बहुत फायदा हुआ। अच्छा। संक्षेप में कहें तो उन्होंने महुआ को दौसा जिले के एक महत्वपूर्ण शैक्षिक और व्यापारिक केंद्र के रूप में स्थापित करने के लिए लगातार प्रयास किए। उनके काम आज भी वहां उनकी कहानी कहते हैं। अब हम अगले भाग पर आते हैं जिसका नाम है मृत्यु के बाद सम्मान। उनके निधन के बाद उनके इस विशाल योगदान को किस तरह याद किया गया और सम्मानित किया गया? राजस्थान सरकार और समाज ने उनके योगदान को हमेशा सम्मान दिया है। सरकार ने उनके योगदान को स्वीकार करते हुए महुआ में एक सरकारी महाविद्यालय का नाम उनके नाम पर रखा है, ताकि आने वाली पीढ़ियां उन्हें याद रखें। जी, ताकि आने वाली पीढ़ियां उनके बारे में जानें और प्रेरणा लें। महुआ कस्बे में उनकी एक भव्य प्रतिमा और एक स्मारक भी बनाया गया है। लेकिन मेरे हिसाब से सबसे बड़ा सम्मान ये है कि आज भी जिन क्षेत्रों में प्रजामंडल आंदोलन सक्रिय था, वहां के बड़े बुजुर्ग पालीवाल जी का नाम एक लोकतांत्रिक संघर्ष के प्रतीक के रूप में बहुत आदर और सम्मान से लेते हैं। तो उनकी असली विरासत लोगों के दिलों में है। बिल्कुल, उनकी असली विरासत लोगों के दिलों में है। अब हम अगले भाग पर आते हैं जिसका नाम है त्वरित पुनरावृत्ति, एग्जाम बूस्टर पॉइंट्स। चलिए अब तक की इस पूरी चर्चा को समेटते हैं और उन सबसे महत्वपूर्ण बिंदुओं को दोहराते हैं जो टीकाराम पालीवाल जी की पूरी राजनीतिक यात्रा का सार हैं। जी, ये बिंदु उनके पूरे जीवन और योगदान को समझने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पहला, टीकाराम पालीवाल राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री थे जो 1952 में बने। निर्वाचित शब्द यहाँ बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि ये राजस्थान में राजशाही के अंत और लोकतंत्र की वास्तविक शुरुआत का प्रतीक था। दूसरा बिंदु, वो राजस्थान के प्रथम उप मुख्यमंत्री भी थे। जी, उनका कार्यकाल 1952 से 1954 तक था। और इसी से तीसरा बिंदु जोड़ा है जो उन्हें अद्वितीय बनाता है। क्या है वो? वो राजस्थान के एकमात्र ऐसे नेता हैं जो मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री दोनों पदों पर रहे। ये एक ऐसा कीर्तिमान है जो राजस्थान की राजनीति में आज तक कोई और नहीं बना पाया। चौथा बिंदु उनकी लोकप्रियता को दर्शाता है। चुनाव में वो 2 सीटों से जीते थे, एक महुआ और दूसरी मलारना चोड़। हाँ, ये दिखाता है कि जनता उन पर कितना भरोसा करती थी। पांचवा बिंदु राजनीतिक रूप से बहुत रोचक है। वो क्या है? राजस्थान विधानसभा के इतिहास का पहला अविश्वास प्रस्ताव इन्हीं की सरकार के खिलाफ आया था, जो उस समय की अस्थिर राजनीति को दर्शाता है। छठा बिंदु उनके शुरुआती जीवन से जुड़ा है। वो जयपुर यूथ लीग के संस्थापक थे। ये उनके बेहतरीन संगठनात्मक कौशल को दिखाता है कि उन्होंने युवावस्था में ही युवाओं को एक उद्देश्य के लिए संगठित करना शुरू कर दिया था। सातवां बिंदु है कि उन्होंने राज्यसभा और लोकसभा दोनों में राजस्थान का प्रतिनिधित्व किया, यानी उन्होंने राज्य से लेकर केंद्र तक हर स्तर पर अपनी छाप छोड़ी। आठवां बिंदु, वो सहकारी आंदोलन के बहुत मजबूत समर्थक थे। बिल्कुल, वो मानते थे कि सहकारिता से ही ग्रामीण अर्थव्यवस्था आत्मनिर्भर और मजबूत हो सकती है। नौवां बिंदु उन्हें एक दूरदर्शी नेता के रूप में स्थापित करता है। उन्हें पंचायती राज और ग्रामीण विकास का प्रारंभिक संरचनाकार माना जाता है, यानी उन्होंने ही शुरुआती ढांचा तैयार किया था। और अंतिम 2 बिंदु उनके स्वतंत्रता संग्राम में अमूल्य योगदान को रेखांकित करते हैं। जी, 10वां बिंदु है कि 1930 में नमक सत्याग्रह के दौरान वो जेल भी गए, और 11वां 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान वो एक भूमिगत स्वतंत्रता सेनानी के रूप में सक्रिय थे। ये सभी बिंदु मिलकर एक ऐसे नेता की तस्वीर बनाते हैं जिसने अपना पूरा जीवन देश की आज़ादी और एक नए लोकतांत्रिक राजस्थान के निर्माण के लिए समर्पित कर दिया। यदि आपको ये व्याख्या पसंद आई हो तो हमारे YouTube चैनल विकास जाजिम को सब्सक्राइब करें।
इस ऑडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें। अपने सुझाव और विचार कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। धन्यवाद।